पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान एक साल से धरने पर हैं और अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की टेंशन बढ़ रही है। हालात अब किसान और पंजाब सरकार के बीच टकराव के स्तर पर पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन को केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया, मगर अब इन्हीं अन्नदाताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम भगवंत मान का कहना है किसानों ने पंजाब को धरने वाला राज्य बना दिया। पिछले सोमवार को वो किसान नेताओं की मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले आए। अरविंद केजरीवाल भी इन दिनों पंजाब में विपक्षना कर रहे हैं, मगर किसानों की मांगों पर चुप हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद हालात इतनी तेजी से बदले कि किसानों को दिल्ली में धरने के लिए निमंत्रण देने वाली आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने किसानों को चंडीगढ़ में एंट्री नहीं दी। पंजाब के किसान एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की कई मांगे केंद्र के साथ राज्य सरकार से भी हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का धरना एक साल से जारी है। माना जाता है कि पंजाब सरकार ने किसानों को दिल्ली का रास्ता दिखाकर आंदोलन को हवा दे दी थी। आपको उम्मीद थी कि किसान एक बार फिर दिल्ली पहुंचेंगे और केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ जाएगी, मगर हरियाणा सरकार ने दोनों बॉर्डर को बंद कर दिया। अगर हरियाणा के सत्ता बदल जाती तो सियासी खेल आसान हो जाता, मगर हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी और बॉर्डर बंद ही रहा। किसान अभी भी पंजाब की सीमा के भीतर टेंट लगाकर बैठे हैं। अब यह दांव उल्टा पड़ रहा है। किसान केंद्र से पहले पंजाब में किए गए वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि किसानों की केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत जारी है। 3 मार्च को सीएम भगवंत मान के साथ 40 किसान नेताओं की मीटिंग भी हुई। गन लाइसेंस रिव्यू करना, एग्रीकल्चर पॉलिसी समेत प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर समेत 18 मांगों पर चर्चा होनी थी। ये सारे मुद्दे पंजाब सरकार से जुड़े हैं। मीटिंग में माहौल इतना तल्ख हो गया कि सीएम भगवंत मान बीच में ही निकल गए। सूत्रों के अनुसार सीएम मान ने तल्ख अंदाज में कहा कि पहले भी जो मांगे मानी गईं, वो भी रद्द हो गईं। बातचीत फेल होने के बाद किसानों ने बुधवार को चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया और पंजाब सरकार से चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में प्रदर्शन करने की मांग कर डाली। दिल्ली में धरने की वकालत करने वाली आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में एंट्री की इजाजत नहीं दी। प्रदर्शन के दौरान कई किसान नेता गिरफ्तार किए गए। इसके बाद पंजाब में किसानों ने भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों का कहना है कि भगवंत मान सरकार भी वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसा केंद्र सरकार करती हुई आ रही है। फरवरी 2024 में जब किसानों ने दोबारा दिल्ली मार्च शुरू किया तो केजरीवाल ने समर्थन किया। जब उनसे पूछा गया कि किसान दिल्ली ही क्यों जाते हैं तो उन्होंने जवाब दिया था कि किसान दिल्ली नहीं तो क्या लाहौर जाएंगे। उन्होंने दिल्ली कूच के मद्देनजर बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने हरियाणा से दिल्ली तक किलेबंदी की और किसान दिल्ली नहीं आए। अब 5 साल पहले वाला दृश्य भी याद कीजिए, जब 2020 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे। तब उन्होंने कहा था वो किसानों के बीच मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि सेवादार बनकर आए हैं। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने आंदोलन कर रहे किसानों को बिजली पानी समेत तमाम सुविधाएं दिलाने का वादा किया था। राजनीतिक दलों के समर्थन के कारण 2020-21 के बीच किसान 379 दिनों तक दिल्ली में जमे रहे। ट्रैक्टर मार्च निकाला और लाल किले में उपद्रव भी हुआ। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में किसानों की सेवा का फल भी मिला। पार्टी शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में विजयी रही। हालांकि इस जीत में मुफ्त बिजली, किसानों को लोन माफी और महिलाओं को 1000 रुपए देने जैसे कई वादों का बड़ा रोल रहा, जिसके लिए पंजाब सरकार आज भी बजट का इंतजाम नहीं कर पाई है। अब भगवंत मान सरकार के लिए चुनावी वादे ही गले की हड्डी बन गए हैं। किसानों की मीटिंग से निकलने के बाद भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार को सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि सभी 3.5 करोड़ पंजाबियों के हितों का ध्यान रखना है। उनका कहना था कि प्रदर्शनों से व्यापारियों, व्यवसायियों और छात्रों और कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। पंजाब की पहचान धरने वाले स्टेट से हो गई है। उनका कहना है कि वह किसानों से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन वो अराजकता नहीं फैला सकते। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब किसान आंदोलन के लिए उन्होंने दिल्ली को केंद्र के खिलाफ मंच की तरह इस्तेमाल किया। अब दिल्ली में सरकार बदल चुकी है, हरियाणा सरकार ने भी रास्ता बंद कर दिया। ऐसे में किसानों के पास चंडीगढ़ में ही आंदोलन का नया स्टेज बनाने की मजबूरी है। अगर चंडीगढ़ में एक बार किसानों का धरना शुरू हो गया तो केंद्र के बजाय भगवंत मान सरकार निशाने पर आ जाएगी। वहां आम लोगों को आंदोलन से होने वाली दिक्कतों का बोझ उठाना भी आसान नहीं है। अब किसान आंदोलन को पहले जैसा समर्थन हासिल नहीं है। ऐसे में चुनाव साल में पंजाब सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। किसान भगवंत मान सरकार से कर्ज माफी और इलेक्ट्रॉनिक बिजली के मीटर पर फैसला लेने की मांग पर अड़े हैं। इसे पूरा करना आसान नहीं है। किसानों का कहना है कि अब जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया। पिछले दिनों उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा को लेकर भी विवादित बयान दिया था। हालांकि विवाद के बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था। भाजपा के मीडिया सेल प्रमुख अमित मालवीय ने शमा मोहम्मद के बयान की तुलना विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कथित बेतुके बयानों से कर दी। शमा मोहम्मद ने दावा किया कि गणित को मानवता के लिए इस्लाम के माध्यम से पेश किया गया था। मोहम्मद ने हाल ही में समाचार एजेंसी ANI को दिए एक साक्षात्कार में कहा, गणित इस्लाम के माध्यम से आया है।
उनके इस दावे के बाद भाजपा के मीडिया सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के कथित बेतुके बयानों से उनकी तुलना की। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने तय कर लिया कि राहुल गांधी अकेले कांग्रेस में सभी बेतुके बयान नहीं दे सकते। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने इससे पहले भारतीय क्रिकेट स्टार रोहित शर्मा को एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोटा कहा था। फिर उन्होंने गेंदबाज मोहम्मद शमी का समर्थन करती दिखी। एक मुस्लिम मौलवी ने रमजान के दौरान रोजा न रखने के लिए शमी की आलोचना की थी। विवाद तब शुरू हुआ जब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपराधी कहा क्योंकि उन्होंने रोजा नहीं रखा था। यह टिप्पणी तब की गई जब गेंदबाज को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते समय एनर्जी ड्रिंक पीते हुए देखा गया था। शमी के बचाव में कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने गुरुवार को अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि इस्लाम में कोई भी ये नहीं कहता कि आपको खेल खेलते समय रोजा रखना ही होगा। उन्होंने आगे समझाया, इस्लाम में रमजान के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो हमें रोजा रखने की आवश्यकता नहीं होती। मोहम्मद शमी यात्रा कर रहे हैं और घर पर नहीं है, एक अहम टूर्नामेंट खेल रहे हैं जहां वे बहुत प्यासे हो सकते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि आपको खेल खेलते समय रोजा रखना ही होगा। आपके कर्म महत्वपूर्ण है। इस्लाम एक बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है। रोहित शर्मा की फिटनेस पर कमेंट करने वाली शमा मोहम्मद मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं। वो पेशे से डेंटिस्ट हैं। उन्हें 2018 में पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया। शमा अक्सर अपने बयान और पोस्ट के जरिए सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। 2019 में शमा मोहम्मद तब सुर्खियों में आई थी जब लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस के टिकट वितरण पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था, जब संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, ऐसे समय में कांग्रेस को केरल में ज्यादा महिलाओं को टिकट देना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने पिछली बार की तुलना में इस बार केवल एक ही महिला को टिकट दिया। किसान आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बार मोदी सरकार से ज्यादा पंजाब की भगवंत मान सरकार निशाने पर है। जिस तरीके से सीएम मान किसानों की बैठक छोड़कर तल्खी में निकले, उसके बाद किसानों ने पंजाब सरकार से हिसाब बराबर करने का फैसला किया। किसानों ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार से जो उनकी मांगे हैं उसे वो कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पंजाब सरकार उनकी मांगे पूरी करे। बेशक आप सरकार दिल्ली आंदोलन के दौरान किसानों का स्वागत कर रही थी, लेकिन अब मान नहीं चाहते कि किसान चंडीगढ़ में प्रवेश करें, जबकि किसान कह रहे हैं कि जिन मांगों को मान सरकार को पूरा करना है उसे तत्काल पूरा करें। भगवंत मान कह रहे हैं किसानों ने पंजाब को धरने वाला राज्य बना दिया। किसानों के साथ भगवंत मान सरकार का टकराव 3 मार्च को शुरू हुआ। उस दिन सीएम भगवंत मान और 40 किसान नेताओं की बैठक हुई। किसानों केंद्र से एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, जबकि पंजाब सरकार से कर्ज माफी, गन लाइसेंस रिव्यू करने, एग्रीकल्चर पॉलिसी बदलने तथा प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर समेत 18 मांगे कर रहे हैं। बताते हैं कि बैठक में किसान नेताओं और सीएम मान में बहस हो गई। बैठक में माहौल इतना तल्ख हो गया कि मान बैठक छोड़कर ही बीच में से निकल गए। मान ने कहते हुए बैठक छोड़ी कि पहले जो मांगे मानी गई हैं वे भी रद्द समझें। बातचीत फेल होने के बाद किसानों ने 5 मार्च यानी बुधवार को चंडीगढ़ कूच की घोषणा की और कहा कि वो सेक्टर 34 में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मान सरकार ने उन्हें चंडीगढ़ में एंट्री की इजाजत नहीं दी। किसान नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद किसानों और पंजाब की आप सरकार में टकराव शुरू हो गया। किसानों का कहना है कि भगवंत मान सरकार भी वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसा केंद्र सरकार करती हुई आ रही है। सत्ता का चरित्र एक ही होता है। दोनों सरकारें किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं चाहती। इस टकराव के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में धरने की वकालत करने वाली आप सरकार ने चंडीगढ़ में किसानों को क्यों नहीं घुसने दिया। दरअसल मान सरकार का मानना है कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 1 साल से धरने पर बैठे किसानों के रवैये में लचीलापन नहीं है। वो चाहते हैं कि जो वो कहें वो सरकार मान ले। समझौते में कभी एक भी पक्ष की बात नहीं मानी जाती। दूसरी वजह यह है कि सरकार को लगने लगा है कि किसानों में ना तो एकजुटता है और ना ही उनके आंदोलन में अब वो दम है जो 2020-21 में दिखा था। सरकार के लिए किसानों की सभी मांगों को पूरा करना संभव नहीं है। सीएम भगवंत मान का मानना है कि किसानों ने समाज के अन्य वर्गों की सहानुभूति खो दी है। मान को पता है कि ग्रामीण इलाकों में उनकी सरकार के खिलाफ काफी असंतोष है, लिहाजा वो शहरी तबके को नहीं खोना चाहते। यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि किसानों के विरोध प्रदर्शन से पंजाब के बाकी हिस्सों में असुविधा हो रही है। खास बात यह है कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल इस समय होशियारपुर में विपक्षना कर रहे हैं और किसान आप सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इस तरह भगवंत मान बुरी तरह फंस चुके हैं। सीओ संभल अनुज चौधरी के बयान को लेकर चल रही राजनीतिक तकरार के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री योगी ने भी रंग से परहेज रखने वालों को होली के दिन के घर से बाहर न निकलने की सलाह दे डाली। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ हादसे के मामले में देरी से जानकारी देने पर भी सफाई दी और कहा कि मौनी अमावस्या की रात की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। कोई पैनिक न हो, इसके लिए श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान के बाद घटना की जानकारी मीडिया में दी गई। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वालों को देश और दुनिया की जनता ने मृत्युजय महाकुंभ कहकर जवाब दे डाला। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि होली पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज साल भर होती है, लेकिन होली एक दिन आती है। 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली, फिर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए सभी राजी हैं। अगर किसी को जुमे की नमाज में जाना है तो फिर रंग से परहेज ना करें, और अगर किसी को रंग से परहेज है तो वो होली के दिन घर से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में विरासत को लेकर विकास कर रहे हैं।
5000 साल पहले रचे गए पुराणों में संभल का जिक्र है। वहां के तीर्थों को कब्जा करके नष्ट किया गया। अब न्यायालय के आदेश पर एएसआई सर्वे कर रही है, सच्चाई सामने आ रही है। अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी वाले बयान को लेकर कहा कि अयोध्या और काशी में अच्छी व्यवस्थाओं के चलते भीड़ मैनेज हो जाती है। इसके मद्देनजर ब्रज क्षेत्र का भी विकास जरूरी है, जिससे भक्तों की भीड़ को अच्छे मैनेज किया जा सके। अच्छे कॉरिडोर बनने की स्थान पर व्यवस्थाएं बनाई जा सके। योगी ने केंद्र के साथ मतभेद की अटकलों को भी खारिज कर दिया। कहा, हमारा सौभाग्य है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हम लोग अपने मूल्यों के साथ पार्टी और सरकार को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। वहीं इससे पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में कहा, नायक तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह है। इन राष्ट्र नायकों का हर हाल में सम्मान होना चाहिए। जो लोग इस राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते वो किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उन्हें व्यापक उपचार की आवश्यकता है। योगी बोले, अकबर या औरंगजेब कभी नायक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, जिन्होंने स्वदेश और सर्वधर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का नाम आता है। यूपी सीएम ने कहा, राष्ट्र नायकों का सम्मान किए बिना वर्तमान पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल खंड में ही मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए वे सभी क्षेत्र जिन्हें अकबर ने हड़पने की चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। जनपद गौतम बुद्ध नगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी अनावरण किया। योगी ने कहा, स्वदेश और सर्वधर्म के प्रति समर्पण का क्या भाव होना चाहिए, इसका उदाहरण महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व और कृतित्व में हमें प्राप्त होता है। उन्होंने स्वाभिमान और सर्वधर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आज भी कोई चित्तौड़गढ़ जाता है तो पूरा देश हल्दी घाटी की माटी को तीर्थ के रूप में सम्मानित करता है। महाराणा तो नायक है ही, उनका घोड़ा चेतक भी हम सबके लिए एक नई प्रेरणा छोड़ के गया है। यह है भारत का इतिहास और यह भारत के अंदर ही हो सकता है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा को अदालत से बड़ा झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया। दिल्ली में भाजपा सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें समन किया गया था। यह केस 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने साल 2020 में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कपिल मिश्रा को समन किया था। यह चार्जशीट कपिल मिश्रा के उस बयान से जुड़ी थी जो कथित तौर पर उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता के दौरान दिया था। कोर्ट ने फैसले में क्या कहा? कोर्ट ने कपिल मिश्रा की रिवीजन पिटीशन को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कथित बयानों में नफरत फैलाने के लिए पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल बहुत ही कुशलता से किया ताकि केवल वोट हासिल किया जा सके। इसी के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सहमति जताते हुए रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से दायर की गई शिकायत, चुनाव आयोग की अधिसूचना और अन्य दस्तावेज आरपी अधिनियम की धारा 125 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए काफी थे। ऐसे में रिवीजन पिटीशन खारिज की जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कपिल मिश्रा के कथित बयान धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए एक बेशर्म कोशिश लगती है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से एक देश का जिक्र किया गया जिसे आम बोलचाल में अक्सर एक खास धर्म के लोगों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कपिल मिश्रा को बीजेपी ने मॉडल टाउन से उम्मीदवार बनाया था। मिश्रा पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में करावल नगर सीट से जीतकर विधायक बने हैं। 27 साल बाद दिल्ली में बनी भाजपा की सरकार उन्हें कानून मंत्री बनाया गया है। कपिल मिश्रा इससे पहले 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बाद में उनका पार्टी से अलगाव हो गया और भाजपा में वो शामिल हो गए थे। कपिल मिश्रा को झटका ऐसे समय में लगा जब 2020 में हुए दिल्ली दंगों को लेकर भी कपिल मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका का विरोध किया। पुलिस ने लिखित जवाब में बताया कि मिश्रा को इस मामले में फंसाया जा रहा था क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। कोर्ट ने इस पर फैसला भी सुरक्षित रखा है। यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास ने मिश्रा, दयालपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व भाजपा विधायक जगदीश प्रधान और सतपाल सहित 5 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।